नमस्ते। तो पिछले वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन पे लेक्चर को एंड किया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में सोचो। तो आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर का मैंने बहुत डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाया जिसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हो। तो एसेंशियली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करता क्या है कि जो भी उसको आप इनपुट दोगे, तो अगर वो इंटीजर है तब तो फिर वो सेम इंटीजर निकाल के दे देगा। मतलब कि अगर यहाँ पर इंटीजर मैंने 2 दिया तब फिर वो मेरे को 2 दे देगा क्योंकि ये इंटीजर है। अगर ये इंटीजर नहीं है तो मान लो कि जैसे 2.35, तब फिर ये क्या चेक करेगा कि इससे छोटा इंटीजर कौन सा है, मतलब 2.35 से पहले कौन सा आता है, तो वो 2 है ना, इसके सबसे नज़दीक। तो वो निकाल के 2 दे देगा। तो इसका डेफिनेशन जो है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इक्वल टू एक्स कोई इंटीजर है ना, मतलब जो भी इनपुट अगर हम लोग दे रहे हैं, अगर उसके इक्वल कोई इंटीजर है तो 2 के इक्वल इंटीजर 2 है, तब फिर वो 2 निकाल के दे देगा। लेकिन अगर कोई इक्वल नहीं है, मतलब 2.35 के इक्वल तो नहीं है कोई इंटीजर, तब फिर ये क्या करेगा कि उससे छोटा जो भी सबसे बड़ा इंटीजर है, तो 2.35 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 2 है ना, तो फिर ये आपको 2 दे देगा। ठीक है। सिमिलरली नेगेटिव नंबर के लिए अगर -1 डाला मैंने, तब फिर ये इंटीजर है -1, तो इंटीजर इक्वल टू -1 दे देगा। अगर -1.5 डाला तो -1.5 से पहले कौन सा इंटीजर आता है, -2 है ना। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं कि -1, लेकिन -1 तो बड़ा है -1.5 से, 1.5 के लेफ्ट साइड में, उससे छोटा होना चाहिए। तो -2 यहाँ पर दे देगा। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में सोचो तो समझ में आ जाएगा, फील भी आ जाएगा। और ज़्यादा डिटेल में जाना है तो मैं जो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा वहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो इसका कंटिन्यूटी हम लोग को डिस्कस करना है। तो एक तो आप लोग क्या कर सकते हो कि इसका ग्राफ बना लो। ठीक है, तो ग्राफ किस टाइप से बनेगा, तो देखो, तो एक्स एक्सिस में तो ये सारा मतलब जितने भी एक्स रियल नंबर है सबके लिए डिफाइंड है। ठीक है, तो डोमेन हम लोग का ये पूरा हो गया। अब वाई एक्सिस में जो है ये हमेशा इंटीजर ही निकाल के देगा आपको, है ना। तो इसका जो रेंज होगा तो वो बस इंटीजर वैल्यूज़ लेंगे, है ना। अब कहाँ पर कौन सा वैल्यू लेगा, तो मान लो कि मैं 0 से लेके 1 के बीच में देखता हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने 0 दिया इसको इनपुट, तब फिर ये क्या दे देगा, 0। अगर मैंने इसको 0.1 दिया तब ये फिर से 0 देगा। अगर 0.5 दिया तो फिर से ये 0 देगा। और अगर मैं इसको 1 दूंगा तब फिर ये 1 दे देगा मेरे को। तो 0 से लेके 1 के बीच में जितने भी यहाँ पर रियल नंबर्स हैं, तो उसको अगर आप लोग इनपुट कराओगे इस फंक्शन में तो वो आपको 0 दे देगा। तो यहाँ पर जितने भी हैं वो इस पर मैप हो जाएंगे, है ना, 0 पर। अब 1 पे क्या होगा कि 1 पर वो आउटपुट आपको 1 देगा। अब 1 से लेके 2 के बीच में तो 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ये सब सारा 1 पर मैप होगा, है ना। अगर मैंने 1.5 डाला तो फिर ये मेरे को 1 देगा। तो ये सारा जो है ये 1 पर मैप होगा। तो यहाँ पर जो है इस टाइप से दिखेगा कि ये फिल्ड सर्कल, ये ओपन सर्कल मतलब ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, फिल्ड सर्कल मतलब ये पॉइंट इंक्लूडेड है। तो फिर 1 से लेके 2 के बीच में जितने भी नंबर्स लो वो 1 पर मैप होगा, तो हमारे पास ये मिल जाएगा। अब फिर 2 पर क्या होगा कि 2 पर ये जो है 2 ले लेगा। तो ये ओपन सर्कल मतलब ये 2,1 पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि 2 जो है वो 2 पर मैप हो रहा है। अब 2 से लेके 3 के बीच में ये सारा फिर से 2 पर मैप होगा, एंड सो ऑन। और नेगेटिव में क्या हो रहा है कि -1 पर मैप होगा। अब -1 से लेके 0 के बीच में तो माइनस लेट्स से 0.5, तो फिर वो -1 पर मैप होगा, तो उसके लिए -1 आ जाएगा। ठीक है, और इसको डिटेल में ये ग्राफ जानना है तो वीडियो जो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा वो देख सकते हो। तो अब देखते हैं कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं। तो हम लोग को सीधा ग्राफ से दिख रहा है कि जो भी इंटीजर पॉइंट्स हैं वहाँ पर ये कंटिन्यूस नहीं है ना। अब पहले देखते हैं, तो इसी को फॉर्मली लिमिट्स के फॉर्म में अगर लिखना है तो पहले हम लोग देखते हैं कि जो नॉन इंटीजर पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो c इज़ नॉट इक्वल टू इंटीजर। तो मान लो कि मैं कुछ यहाँ पर उठा रहा हूँ c को, तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि लिमिट क्या होगा, लिमिट ऑफ fx एक्सटेंडिंग टू c, तो वो बस बॉक्स c होगा, है ना, मतलब कि fc के इक्वल होगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी सेम होगा, राइट हैंड लिमिट भी सेम होगा, एंड इट विल बी इक्वल टू f ऑफ c। ठीक है, तो जो भी नॉन इंटीजर पॉइंट्स हैं वहाँ पर जो है ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। अब इंटीजर पॉइंट्स पर क्या हो रहा है, तो मान लो कि जैसे मैं ये 2 पर देख रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अगर मैं लेफ़्ट साइड से आता हूँ, अगर मैं लेफ़्ट हैंड लिमिट देखता हूँ, तो मान लो कि मैंने कुछ 1.999 इस टाइप से लिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये इंटीजर नहीं है, तो इससे छोटा कौन सा इंटीजर है,
1, मतलब इसके सबसे नज़दीक और छोटा तो 1 हो गया, है ना। तो ये आउटपुट 1 दे देगा, ठीक है। 1.99 के लिए आपको 1 मिलेगा, मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट जो है अगर यहाँ पर देखेंगे तब फिर वो 1 हो जाएगा। अगर इसका राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो मान लो कि मैंने 2.001 ले लिया, तो ये जो है 2 से बड़ा है, तब फिर ये हम लोग को 2 दे देगा, है ना, ये 2 पर मैप कर देगा। तो इसका राइट हैंड लिमिट जो है वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट 1, राइट हैंड लिमिट 2, तब फिर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा इंटीजर पॉइंट्स पर। तो इसी को जनरल में क्या लिख सकते हैं कि मान लो कि c कोई भी एक इंटीजर है, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू c माइनस, ठीक है। तो इसको इवेल्युएट करना है तो फिर से x को c माइनस एच लिखो, c माइनस एच, जिसमें कि h एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर है, तो हम लोग x के जगह पर c माइनस एच डाल सकते हैं, और h जो है एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर है, टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि लिमिट ऑफ ये एफ ऑफ सी माइनस एच है, तो फिर बॉक्स ऑफ सी माइनस एच, है ना, बॉक्स ऑफ सी माइनस एच। अब ये एच क्या है, छोटा सा पॉजिटिव नंबर है, तो जैसे ही ये पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब क्या है कि ये सी से छोटा है ना, सी माइनस समथिंग पॉजिटिव, तो ये किस पे मैप कर देगा, सी माइनस 1 पर, ठीक है। तो जैसे इस तरीके से समझो कि ये 1.999 क्या है, ये 2 माइनस समथिंग पॉजिटिव है ना, तो ये इसको 1 पर मैप कर देगा, ठीक है। तो 2 माइनस 1 पर मैप कर देगा, तो ये जो है बॉक्स ऑफ सी माइनस एच, क्योंकि ये जो है ये सी से छोटा है ना, तो फिर ये सी माइनस 1 पर इसको मैप कर देगा। थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू सी प्लस राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट निकालना है तो x को c प्लस एच रख दो, जिसमें h एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर है, तो लिमिट x के जगह पर ये c प्लस एच, और ये एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर है, तो फिर अब फिर से लिमिट बॉक्स ऑफ c प्लस एच, तो अब c प्लस हम लोग एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर इसमें ऐड कर रहे हैं, है ना, पॉजिटिव छोटा सा नंबर ऐड कर रहे हैं, तो फिर ये क्या होगा कि ये मतलब 2.001 टाइप कुछ होगा, तब फिर ये 2 पर मैप हो जाएगा, मतलब कि ये c पर मैप हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया, c माइनस 1, राइट हैंड लिमिट क्या हो गया, c, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो इंटीजर पर जो है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तब हम लोग कह सकते हैं कि सारा जो इंटीग्रल पॉइंट्स है वहाँ पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, ठीक है, और सारा जो नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स है वहाँ पर जो है फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। हेंस द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीजर पॉइंट्स, इट इज़ कंटिन्यूस एट ऑल रियल नंबर्स नॉट इक्वल टू इंटीजर, ठीक है। और अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ में नहीं आया है तो एक बार तो दिमाग शांत करके सोचो, खुद से ये वाला ग्राफ बनाओ, ठीक है, प्लॉट करो तो समझ में आ जाएगा, और नहीं तो जो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा वो वीडियो आप लोग देख सकते हो, ठीक है, उसमें थोड़ा और डिटेल में डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट आते हैं कि हम लोगों ने लिमिट्स में देखा था कि लिमिट्स का अलजेब्रा में कि एक फंक्शन एफ एक्स है, उसका हम लोग को पता है, ठीक है, लिमिट क्या होता है। फिर दूसरा है जी एक्स, इसका हम लोग को लिमिट पता है एक्सटेंडिंग टू सी, तब फिर इसको हम लोग लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू सी प्लस लिमिट ऑफ जी एक्स एक्सटेंडिंग टू सी, इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो अब कंटिन्यूटी में हम लोग क्या कर रहे हैं, वही लिमिट्स को ही देख रहे हैं, है ना, फंक्शन के वैल्यू के इक्वल है कि नहीं, तो यहाँ पर भी उस टाइप का एडिशन ये सब जो रूल था वो सब फॉलो होगा। तो मान लो मेरे पास दो फंक्शन है, एक f है एक g है, और दोनों रियल फंक्शंस हैं। रियल फंक्शंस मतलब क्या कि डोमेन जो होगा वो भी या तो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा या उसका सबसेट होगा, और जो को डोमेन होगा या फिर जो रेंज होगा वो भी पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा या फिर उसका सबसेट होगा। सो सपोज एफ एंड जी बी कंटिन्यूस एट रियल नंबर c, तो कोई भी एक c है पॉइंट, ठीक है, तो वहाँ पर ये कंटिन्यूस है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू c, ये जो है वो f ऑफ c है, और फिर लिमिट ऑफ एफ जी एक्स एक्सटेंडिंग टू c वो आपका g ऑफ c है ना। तो अगर एफ एंड जी कंटिन्यूस है वहाँ पर, तो अगर हम लोग सम लेते हैं उसका और उसका अगर लिमिट लेंगे तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो ये इक्वल टू एफ ऑफ सी प्लस जी ऑफ सी आ जाएगा, है ना। तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, मतलब कि इसको हम लोग इस टाइप से सोच सकते हैं कि एफ प्लस जी ऑफ एक्स, है ना, मतलब कि ये एक फंक्शन है हम लोग का, तो एक्सटेंडिंग टू सी, तो ये क्या होगा कि एफ प्लस जी ऑफ सी, है ना। तो ये जो है मतलब कंटिन्यूटी का क्राइटेरिया यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया कि लिमिट जो है वो इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है वो भी मतलब एफ प्लस जी जो नया फंक्शन होगा वो भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी यूज़फुल है। तो मान लो कि जैसे मेरे पास एक फंक्शन एक्स है,
एक फंक्शन एक्स स्क्वायर है, तो मेरे को पता है एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूस है, एक्स भी कंटिन्यूस है, तो दोनों को अगर मैं सम लेता हूँ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो फिर ये फंक्शन जो है ये भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग कह सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर से बस यहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा, तो ये फिर से कंटिन्यूस है। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो लिमिट को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में भी ले जा सकते हैं, तो अगर f कंटिन्यूस है g कंटिन्यूस है, दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो फिर वो दोनों कंटिन्यूस होगा। ठीक है, और अगर हम लोग डिवीजन ले रहे हैं मतलब f डिवाइडेड बाय g, तो दिस इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू c प्रोवाइडेड g ऑफ c इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जैसे ही अगर g ऑफ c 0 हो जाता है तब फिर ये f बाई जी जो है वो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। मतलब ये जहाँ पर g ऑफ c इक्वल टू 0 होगा वो इस फंक्शन के डोमेन में ही नहीं होगा। ठीक है, और वो सारे पॉइंट्स को छोड़ के बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो इसके डोमेन में आएंगे, और फिर वहाँ पर क्योंकि f भी कंटिन्यूस होगा g भी कंटिन्यूस होगा, तो f बाई जी जो है वो भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो इसी का स्पेशल केस है केस 3 का, कि मान लो कि एक फंक्शन जो है वो कांस्टेंट फंक्शन है, तो इफ़ f इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन दैट इज़ एफ एक्स इज इक्वल टू सम लैम्डा। ठीक है, फॉर सम रियल नंबर लैम्डा। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम लोग लैम्डा टाइम्स जी ऑफ एक्स कर रहे हैं तो उसको लैम्डा टाइम्स जी ऑफ एक्स कर सकते हैं, तो फिर ये भी कंटिन्यूस होगा, है ना। तो इन पर्टिकुलर इफ लैम्डा इज इक्वल टू -1 द कंटिन्यूटी ऑफ जी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी ऑफ -g। तो ये बस ये कह रहा है कि मान लो कोई एक फंक्शन है मेरे पास एफ एक्स, अगर ये कंटिन्यूस है तो फिर माइनस ऑफ एफ एक्स जो होगा वो भी कंटिन्यूस होगा, है ना। तो अगर एक्स कंटिन्यूस है तो माइनस एक्स भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, और सोचने के लिए इसी टाइप से सोच सकते हो कि -1 टाइम्स एक्स ले रहे हैं, तो दोनों दो फंक्शन का प्रोडक्ट ले रहे हैं और फिर दोनों कंटिन्यूस है, तब फिर वो भी कंटिन्यूस होगा। और फिर इसमें क्या कह रहा है कि इफ़ f इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, देन द फंक्शन लैम्डा बाई जी इज ऑल्सो कंटिन्यूस। तो ये वाला जो केस है इसमें मान लो कि f जो है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो 1/g जो होगा 1/g ऑफ x जो होगा ये भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा। बस वहाँ पर मतलब कि जहाँ पर अगर मतलब ये जहाँ पर भी 0 हो रहा है g, वो सारे पॉइंट्स को हम लोग हटा देंगे डोमेन में, तो बाकी वो सारे पॉइंट्स को छोड़ के बाकी जितने भी होंगे वो जो है वहाँ पर ये कंटिन्यूस होगा। मतलब कि x अगर कंटिन्यूस है तो अगर हम लोग 1/x लेते हैं तो 1/x भी कंटिन्यूस होगा, बस जहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है 0 होगा उसको छोड़ के। तो x कहाँ पर 0 है, x 0 पर 0 होगा, तो 0 को छोड़ के x इज इक्वल टू 0 को छोड़ के और बाकी जितने भी इसके डोमेन में पॉइंट्स हैं वहाँ पर ये जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये क्या कह रहा है कि प्रूव दैट एवरी रैशनल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। तो रैशनल फंक्शन का मतलब क्या होता है कि हम लोग उसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि पी एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्म में, है ना, जिसमें कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, क्यू एक्स एक पॉलिनोमियल है, तो रैशनल फंक्शन को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये पहले देखा है कि कोई मतलब जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो कंटिन्यूस होता है, तो ये पी एक्स जो है ये भी कंटिन्यूस होगा, ये क्यू एक्स जो है ये भी कंटिन्यूस होगा। तो ये एफ एक्स का डोमेन में जितने भी पॉइंट्स होंगे, मतलब इसके डोमेन में हम लोग ऑब्वियसली वो सारे पॉइंट्स जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 है उसको एक्सक्लूड कर देंगे, क्यू एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसके डोमेन में जितने भी पॉइंट्स हैं वहाँ पर पी एक्स भी कंटिन्यूस है, क्यू एक्स भी कंटिन्यूस है, तो ऑब्वियसली हमारा ये जो एफ एक्स फंक्शन है मतलब ये अपने डोमेन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स पर ये जो है वो कंटिन्यूस है। ठीक है, द डोमेन ऑफ एफ इज़ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एट विच क्यू इज़ 0। मतलब कि मेरे पास एक फंक्शन है मान लो 1, एक फंक्शन है x और मैंने 1/x लिया, तो इसका डोमेन क्या होगा, मतलब इसका डोमेन तो r है ना, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसका भी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स r है। लेकिन जब हम लोग एक नया फंक्शन 1/x लेते हैं तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा r माइनस जहाँ पर भी ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। ठीक है, तो उसको हटा के, तो ये 0 0 पर हो रहा है। तो जैसे मान लो कि मैं 1/x+2 लूँगा, तो इसका डोमेन क्या होगा कि पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स r माइनस हम लोग बस जहाँ पर ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो -2 को छोड़ के, है ना। तो ये डोमेन हो गया इसका, तो अपने डोमेन में जो है ये कंटिन्यूस होगा, है ना। तो ये रैशनल फंक्शन जो होगा वो अपना जो डोमेन है उसमें कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो डोमेन जो है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट पॉइंट्स एट विच क्यू एक्स इज इक्वल टू 0। तो सिंस पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूस, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, तो फिर पी एक्स जो होगा वो भी कंटिन्यूस है, क्यू एक्स जो वो भी कंटिन्यूस है, तो हमारा जो फंक्शन एफ एक्स है वो भी कंटिन्यूस है। तो ये सब करने से फ़ायदा क्या हो रहा है कि
कि मान लो अलग अलग केसेस में, मान लो मेरे पास कुछ दो ऐसे फंक्शंस आ गए जो कि इस फॉर्म में लिखे हुए हैं, है ना, पी एक्स बाई क्यू एक्स इस फॉर्म में लिखा हुआ है, और मेरे को इसका इंडिविजुअली पता है कि ये कंटिन्यूस है, इसका इंडिविजुअली पता है कि ये कंटिन्यूस है, तब हम लोग ये जो दोनों कंबाइंड है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि कंटिन्यूस है। ठीक है, तो हर एक नया फंक्शन का जो है वो कंटिन्यूटी चेक करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसको थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर ये सब चीज़ फ़ायदा होता है। तो नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं साइन फंक्शन का। ठीक है, साइन ऑफ एक्स। तो साइन ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप का दिखता है। ठीक है, अगर ये सब चीज़ समझने में दिक्कत है, साइन एक्स का ग्राफ ये सब, तो जो मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का क्लास 11 का लेक्चर प्लेलिस्ट है वो जाके देख लो। तो ये सब सारा समझ हम लोगों ने बहुत धीरे से ये सब सारा चीज़ को समझा था कि ऐसा ग्राफ क्यों होता है एंड सो ऑन। तो यहीं से ग्राफ से दिख रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है हर जगह, लेकिन इसको अगर ऑफिशियली लिखना है फॉर्मल तरीके से लिमिट्स के टर्म्स में, तब हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लो डोमेन में, है ना। तो मान लो कि ये सी, तो यहाँ पर लिमिट निकाल लो, तो लिमिट ऑफ साइन एक्स एक्सटेंडिंग टू सी। ठीक है, तो ये हमारा साइन ऑफ सी होगा, है ना, और जो कि इक्वल टू एफ ऑफ सी है। तो ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा। ये लिमिट को थोड़ा सा और फॉर्मल तरीके से लिखना है, तो साइन एक्स है एक्सटेंडिंग टू सी, तो हम लोग एक्स को सी प्लस एच सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स के जगह सी प्लस एच एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो, तो अब साइन ऑफ सी प्लस एच है तो साइन सी इंटू कॉस एच प्लस कॉस सी इंटू साइन एच, मतलब साइन ऑफ ए प्लस बी का लगा दें यहाँ पर। तो एच टेंडिंग टू ज़ीरो, तो ज़ीरो डाल दो यहाँ पर, तो कॉस ज़ीरो वन, तो ये साइन सी आ जाएगा, यहाँ पर साइन ज़ीरो ज़ीरो, तो साइन सी प्लस ज़ीरो, ये साइन सी, तो दिस इज़ इक्वल टू एफ ऑफ सी। तो लिमिट जो है वो एफ ऑफ सी के इक्वल हो गया, तो फंक्शन जो है वो हमारा कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो कि हम लोगों ने देखा था कि अगर पी एक्स और क्यू एक्स आपका कंटिन्यूस हो, तो फिर अगर हम लोग पी एक्स बाई क्यू एक्स लेते हैं तो वो भी कंटिन्यूस होगा। तो मान लो कि मेरे पास ये फंक्शन है टेन एक्स। ठीक है, इसका कंटिन्यूटी मुझे चेक करना है, तो टेन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। और फिर जैसे हम लोगों ने ये लिखा साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो हम लोग को ये मेंशन करना पड़ेगा कि कॉस एक्स जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि कॉस एक्स ज़ीरो होगा तो फिर ये डिफाइंड नहीं होगा, तो वो सारे पॉइंट्स जो हैं इसके डोमेन से एक्सक्लूड हो जाएंगे। क्योंकि साइन एक्स का डोमेन क्या है, इसका डोमेन तो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स आर है ना। कॉस एक्स का भी जो डोमेन है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स आर है, लेकिन साइन एक्स बाई कॉस एक्स जो करेंगे वो सेट ऑफ रियल नंबर्स आर, और उसमें से कॉस एक्स जहाँ जहाँ पर ज़ीरो होता है, तो कॉस एक्स ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू पर ज़ीरो होता है। ठीक है, तो टेन एक्स का डोमेन जो होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर से ये सब चीज़ समझने में दिक्कत आ रही है तो मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का प्लेलिस्ट जाके देख लो, तो ये सब चीज़ समझ में आ जाएगा। वहाँ पर हम लोगों ने इस तरीके से विजुअलाइज़ किया था कि साइन एक्स जो है उसको हम लोग एक बॉल है वो ऐसे करके घूम रहा है, तो अगर हम लोग इस तरफ से लाइट मारते हैं तो यहाँ पर जो भी प्रोजेक्शन आएगा उसको हम लोग साइन एक्स सोच सकते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, और जो भी वर्टिकल प्रोजेक्शन आएगा उसको हम लोग कॉस एक्स सोच सकते हैं। तो कॉस एक्स मतलब ये बॉल जब भी इस पोजीशन पर पहुंचेगा या फिर इस पोजीशन पर पहुंचेगा तो इसका प्रोजेक्शन जो होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, ये सब चीज़ अगर समझ में नहीं आया जो मैंने बोला तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जाके मेरा प्लेलिस्ट देख लो यूट्यूब चैनल पे मेरे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि हम लोगों ने टेन एक्स को डिफाइन कर दिया, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और इसका डोमेन जो है आर माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू। ठीक है, तो टेन एक्स का ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। ये सब भी हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के चैप्टर में देखा है, तो वो प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो। तो अब ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। ठीक है, तो ये सब जो भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू है तो ये तो इसके डोमेन में ही नहीं है, तो यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करने का कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि ये इसके डोमेन में ही नहीं है। और ये सारे पॉइंट्स छोड़ के बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वहाँ पर तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है ना, क्योंकि साइन एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है, कॉस एक्स जो है वो भी कंटिन्यूस फंक्शन है। तो ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू छोड़ के बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी साइन एक्स कंटिन्यूस होगा, कॉस एक्स भी कंटिन्यूस होगा। तो उसका हम लोग यहाँ पर साइन एक्स बाई कॉस एक्स कर रहे हैं, तो एफ एक्स बाई जी एक्स, है ना। तो एफ एक्स अगर कंटिन्यूस है, जी एक्स कंटिन्यूस है, तो ये जो भी होगा एच एक्स एफ एक्स बाई जी एक्स, तो फिर ये एच एक्स जो होगा वो भी कंटिन्यूस होगा। तो टेन एक्स जो है वो भी कंटिन्यूस होगा सारे रियल नंबर्स पे पाई बाई टू को
ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू को छोड़ के, है ना। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू उसके डोमेन में नहीं है, तब फिर हम लोग इसको कंटिन्यूस कह सकते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि साइन एक्स एंड कॉस एक्स जो है कंटिन्यूस फंक्शन है, देयरफॉर tan x इज़ कंटिन्यूस वेर एवर इट इज़ डिफाइंड, मतलब अपने डोमेन में जो है ये कंटिन्यूस है, ठीक है। और अगर ये सब चीज़ समझ में नहीं आया है तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जाके मेरा प्लेलिस्ट देख लो। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉम्पोजिट फंक्शंस। तो कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे पास एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, ठीक है, मतलब कि इसमें कुछ भी इनपुट डालो तो ये उसका स्क्वायर रूट करके निकाल देता है। और मेरे पास एक दूसरा फंक्शन है x+2, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करता है कि इसमें जो भी डालो ये उसमें 2 जोड़ के दे देता है। अब मैं ये दोनों का एक कॉम्पोजिट बनाता हूँ जिसमें कि मैं उसको स्क्वायर रूट ऑफ x+2 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एक कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया कि मैंने स्क्वायर रूट फंक्शन और ये x+2 फंक्शन जोड़ के मैंने एक ये नया फंक्शन बना दिया, ठीक है। तो इसको कॉम्पोजिट फंक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें क्या सोचना चाहिए हम लोग को कि ये फंक्शन डिफाइंड कहाँ पर होगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट कहाँ पर डिफाइंड होता है, तो स्क्वायर रूट का ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है ना। तो ये सारा रियल नंबर्स के लिए, मतलब सारा नॉन जीरो रियल नंबर्स, मतलब जीरो से लेके, तो इसका जो डोमेन होता है वो हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, है ना। इसके लिए जो इसका जो डोमेन है, और इसके लिए डोमेन तो पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स R है। लेकिन अगर मैं ये दोनों को कंबाइन करता हूँ, ठीक है, तब फिर ये वाला जो टर्म है हम लोग का x+2, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, है ना। तभी ये जो स्क्वायर रूट फंक्शन होगा वो डिफाइंड होगा। तो इसका अगर हम लोग डोमेन देखेंगे तब फिर वो क्या हो जाएगा, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2, है ना। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी हम लोग कंपोजिट फंक्शन इस टाइप से करते हैं तब फिर डोमेन जो है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। क्योंकि x अगर मान लो कि मैंने -3 दे दिया, तो -3+2, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो वो हमारा डिफाइंड नहीं है रियल फंक्शंस में, है ना। तो उसको जो है हम लोग कहेंगे कि इट इज़ नॉट डिफाइंड। तो फिर जब भी हम लोग इस टाइप से कंपोजिट लेते हैं तो हम लोग को डोमेन का ध्यान रखना पड़ता है कि नया डोमेन जो है वो क्या बन गया। तो मान लो मेरे पास 2 फंक्शन है, f एंड g आर 2 रियल फंक्शंस, ठीक है। तो जैसे ये स्क्वायर रूट, एक इसको f मान सकते हो, इसको g मान सकते हो, ठीक है। ये दोनों फंक्शंस है और फिर मैंने दोनों का कॉम्पोजिट लिया, तो ये जो है मैंने कॉम्पोजिट लिया, है ना, f0g(x), ठीक है। तो इसको f(g)(x) भी सोच सकते हो कि पहले आप x लो, उसका g(x) निकालो, है ना। तो g(x) क्या निकलेगा, x+2, फिर उसका f ये कर दो, तो इसका स्क्वायर रूट कर दो। तो दिस इज डिफाइंड वेन एवर द रेंज ऑफ g इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पर समझाया है, इसी को ऑफिशियल वे में लिखने का ये तरीका है कि रेंज ऑफ g, तो ये जो मेरा g है, तो इसका मतलब ये x+2 आपका, इसका रेंज क्या है, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स R, है ना, -∞ से +∞ तक जा सकता है। लेकिन द रेंज ऑफ g is defined whenever the range of g is a subset of domain of f, ठीक है। तो x+2 जो है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है, तो तभी ये चीज़ जो है डिफाइंड है ना। तो ये डोमेन ऑफ f, तो डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट क्या है, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, और ये जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये फंक्शन का रेंज देख रहे हैं, है ना। तो जब भी ये जो रेंज है ये इसका डोमेन का सबसेट है, तभी ये डिफाइंड है, ठीक है। तो x+2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, तभी ये जो है ये फंक्शन हम लोग का डिफाइंड होगा, ठीक है। अगर ये ऑफिशियल तरीका, फॉर्मल तरीका जो यहाँ पर लिखा है समझ में नहीं आया, थोड़ा सा सोचोगे तो समझ में आ जाना चाहिए, नहीं तो इस टाइप से एग्जाम्पल लेके आप लोग समझ सकते हो कि इसके अंदर जो भी जा रहा है, मतलब कि पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि x ले रहे हैं, इसको हम लोग x+2 फंक्शन, मतलब कि g से हम लोग पास कर रहे हैं, तब फिर ये बाहर क्या निकालेगा, x+2, फिर इसको जो है हम लोग फंक्शन f में डाल रहे हैं स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो ये क्या निकाल रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ x+2। तो इसके अंदर जो भी जा रहा है वो इसके डोमेन में होना चाहिए, है ना। तो ये, और यहाँ से बाहर क्या निकल रहा है, g का रेंज निकल रहा है। तो इसमें बस यही बोल रहा है कि यहाँ से जो भी रेंज निकल रहा है वो जो है ये जो फंक्शन है उसके डोमेन के सबसेट में होना चाहिए, है ना। क्योंकि ये जो है अगर इसके डोमेन में नहीं है तब फिर ये एरर दे देगा, है ना, मतलब कि ये डिफाइंड ही नहीं है, तो इसको पता नहीं चलेगा क्या करना है, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा ऑफिशियल वे में, फॉर्मल वे में लिखा है, ठीक है।
तो मान लो ये एग्जांपल देखते हैं, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो जैसे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया तो यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन आ गए। तो मान लो कि मैं जी ऑफ एक्स कहता हूँ एक फंक्शन को जो कि है साइन एक्स, ठीक है, और एक फंक्शन है हमारे पास एच एक्स जो कि है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों का कॉम्पोजिट बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एच, ठीक है। तो इसमें अगर मैं एक्स डालूँगा तब फिर ये मेरे को एक्स स्क्वायर बाहर निकाल के देगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसको जी में डालूँगा तब फिर ये क्या करेगा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है, तब फिर ये साइन ऑफ ये करके दे देगा, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग जी ऑफ एच ऑफ एक्स बोल सकते हैं, है ना, कॉम्पोजिट फंक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारा ये जो जी एक्स है साइन एक्स वो भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है, और ये जो एच एक्स है एक्स स्क्वायर ये भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो ये दोनों को मिला के हम लोग एक नया फंक्शन बना रहे हैं जी ऑफ एच ऑफ एक्स, तो ये जो होगा ये भी एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल वही दिखा रहा है। तो इसमें एक थ्योरम है कि मान लो कि मेरे पास एक फंक्शन f है और दूसरा फंक्शन g है और दोनों रियल वैल्यूड फंक्शंस है, ठीक है, सच दैट f नॉट g इज डिफाइंड एट c, ठीक है। तो c कोई भी एक पॉइंट है वहाँ पर f नॉट g जो है, मतलब जो कंपोजिट फंक्शन है वो डिफाइंड है। तो अगर ये फंक्शन g जो है वो कंटिन्यूस है c पर, और ये फंक्शन f जो है वो कंटिन्यूस है g ऑफ c पर, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे f एक फंक्शन है ना, तो मान लो कि मेरे पास f एक फंक्शन है, इसमें मैंने c डाला तो ये बाहर क्या निकाल के देगा, f ऑफ c, ठीक है। सॉरी, हम लोग f नॉट g ले रहे हैं तो पहले हम लोग g ऑफ c करेंगे। तो एक फंक्शन g है जिसमें कि मैं c डालूंगा तब फिर ये बाहर निकाल के क्या देगा, g ऑफ c, और फिर जो है इसको मैं फंक्शन f में डालूंगा, है ना, तब फिर ये जो फंक्शन है वो क्या निकाल के देगा, f ऑफ g ऑफ c, ठीक है। तो ये मेरा कॉम्पोजिट फंक्शन होगा f नॉट g। तो अगर g कंटिन्यूस है यहाँ पर, ठीक है, और f जो है g ऑफ c पर कंटिन्यूस है, तब फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि f नॉट g जो है वो कंटिन्यूस है c पर, ठीक है। तो इसके प्रूफ में नहीं जा रहा हूँ लेकिन समझ लो कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो इसी का एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। तो वेयर एक्स इज़ एनी रियल नंबर इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो इसको इस तरीके से सोचो कि ये कौन कौन से फंक्शन मिल के बना है, ठीक है। तो एक इसको, ये जो अंदर में जो भी लिखा है 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, एक मैं इसको इस तरीके से सोचता हूँ, ठीक है, कि ये एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स, ठीक है, और दूसरा जो फंक्शन है जो कि इसका मॉड ले रहा है, तो मान लो कि एच एक्स मैं उसको कहता हूँ जो कि मॉड ऑफ एक्स है, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या है, दोनों का कॉम्पोजिट है ना, मतलब कि एक्स है, एक्स को अगर मैं पहले जी में डालूंगा तब फिर ये क्या निकाल के देगा यहाँ पर 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, और फिर मैं इसको अगर एच में डालूंगा, ठीक है, तब फिर ये क्या करेगा, इसका मॉड कर देगा, तब फिर ये जो है मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स करके देगा, ठीक है। तो ये मेरा जो है ये कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया। तो इसमें अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर मेरे को ये कॉम्पोजिट का देखना है कंटिन्यूस है कि नहीं, तो मैं इंडिविजुअली जी एक्स का देख सकता हूँ कंटिन्यूस है कि नहीं, और एच एक्स का देख सकता हूँ कंटिन्यूस है कि नहीं। तो ये मॉड एक्स हम लोगों ने पहले के एग्जांपल्स में देखा है कि मॉड एक्स जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है ना। तो ये एच एक्स जो है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है। अब यहाँ पर ये तीन फंक्शंस जोड़ के बनाए, तो एक ये 1 हो गया, तो 1 तो कंटिन्यूस फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है। फिर ये माइनस एक्स हो गया, ठीक है, तो माइनस एक्स मतलब कुछ इस टाइप का, तो ये भी एक कंटिन्यूस फंक्शन है, और मॉड एक्स जो है वो भी कंटिन्यूस, तो ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, ये भी तो तीनों को जोड़ के एक नया फंक्शन बोल रहे हैं, मतलब कि जी एक्स जो है वो भी कंटिन्यूस है। तो हमारे पास जी एक्स भी कंटिन्यूस है, एच एक्स भी कंटिन्यूस है, तो दोनों का जो कॉम्पोजिट होगा ये जो एफ ऑफ एक्स है, तो ये भी कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो एफ बीइंग अ कंपोजिट ऑफ टू फंक्शंस इज कंटिन्यूस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारा चीज़। अब नेक्स्ट जो है हम लोग डिफ्रेंशिएबिलिटी पे जाएंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूटी के लिए मेन वही था कि जो हमारा लिमिट है तो वो इक्वल होना चाहिए फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या वैल्यू ले रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट,
तभी हम लोग बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, और फिर ये जो भी लिमिट आता है वो हम लोग बोलेंगे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन जो वैल्यू ले रहा है उसके इक्वल होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा डिफरेंशिएबिलिटी पे जाएंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बस रिकैप कर देता हूँ जो हम लोगों ने किया था क्लास 11 के लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में। तो कोई भी एक फंक्शन है मान लो, और एक पर्टिकुलर, तो ये मान लो कि एफ ऑफ एक्स है और ये हमारा एक्स है। तो एक कोई भी सी है जहाँ पर कि हम लोग देखना चाह रहे हैं कि क्या है इसका डिफरेंशिएबिलिटी। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा चेंज लाएंगे, इसमें सी प्लस एच कर देंगे, है ना। तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या वैल्यू ले रहे हैं, एफ ऑफ सी प्लस एच। ठीक है, एफ ऑफ सी प्लस एच, और पहले क्या था सी, एफ ऑफ सी, तो डिफरेंस कितना हो गया, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी, और फिर सी प्लस एच माइनस सी, मतलब एच का हम लोगों ने डिफरेंस लिया। ठीक है, तो इसी को अगर हम लोग और छोटा करते जाएंगे, ये जो डिफरेंस हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो ये जो भी स्लोप हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो यहाँ पर जो टेंजेंट होगा उसको अप्रोच करेगा, है ना। मतलब जो भी सेकेंड है उसका स्लोप जो है वो टेंजेंट का स्लोप को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं। तो अब ये डेरिवेटिव कब होगा, जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो वही जो राइट हैंड लिमिट होगा इसका, उसको हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव कहेंगे, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा उसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहेंगे, और दोनों अगर इक्वल है तब फिर उसको हम लोग डेरिवेटिव कहेंगे। ठीक है, प्रोवाइडेड दी लिमिट एग्जिस्ट। तो ये जो है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे।